गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो ये डेरिवेशन पूरा कर लिए थे हम लोग। इसके बाद हमें डिफाइन करना था 1 एम्पियर। तो व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर, तो इसको हमें डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हमें पहले अगर यहाँ देखें कि 1 एम्पियर के लिए, तो जैसा फिगर हमने बनाया था पिछले लेक्चर में कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर होना चाहिए और उसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई करें जिससे हमें 1 एम्पियर की डिफिनीशन मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, अगर उस फार्मूले में क्या करें, कुछ वैल्यू पुट करें तो हमारा क्या है, अरेंजमेंट इसका पूरा हो जाएगा। तो जैसे कि हमें इसकी वैल्यू लिखना है कि कितना होगा 1 एम्पियर की वैल्यू। तो हमें जो हमारे पास फार्मूला था F2/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू आर। F2/L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो इसके लिए हमें क्या करना, जो फार्मूला था हमारे पास F2/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम I1 I2 की वैल्यू 1 एम्पियर कर दें, R की वैल्यू 1 मीटर कर दें, तो F2/L की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितने आ जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो 1 एम्पियर का डिफिनीशन मिल जाएगा। तो पहले हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इस तरह थ्योरेटिकली इसको डिफाइन करें, नहीं तो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली डिफाइन करने के लिए इसमें है क्या, 1 एम्पियर के लिए कि हमारे पास जो 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर थे, I1 I2 इसमें करंट थी, इसमें I1 इसमें I2। तो I1 I2 और सेपरेशन डिस्टेंस कितना था, R। तो कैसे डिफाइन होगा, 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ करंट विच इज मेंटेन बिटवीन 2 पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट वायर of negligible cross-sectional area placed 1 meter apart, producing a force of 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो इस तरह से हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। मतलब अगर फिगर से देखें तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, R इक्वल टू 1 मीटर। तो हमें 1 एम्पियर का डिफिनीशन का कंडीशन मिल जाएगा। तो यह है कि हमारे पास या तो हम इसको थ्योरेटिकली लिखें, या यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R करके एक दूसरा फार्मूले से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा और उस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो ये थ्योरेटिकल डिफिनीशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हमें नेक्स्ट करना होगा कि ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या है, डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे इस फार्मूले का यूज कर लेंगे और इसके बाद हम डिफाइन कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है, इसके बाद म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो इसके लिए पहले
तो यहाँ हम R करके क्या करेंगे, ये हम फार्मूला लिख दें, F2 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। तो करना क्या होगा इसके बाद, इसमें हमें यही I1 I2 इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और R की वैल्यू भी 1 मीटर कर देंगे, जिससे कि हमारा ये फाइंड हो जाएगा कितना वैल्यू आया। तो हियर I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर और जो R इक्वल टू है हमारा 1 मीटर। तो इससे अब हम अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो F2/L इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू रख दें तो कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा R 2 पाई इंटू 1। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से हम या तो थ्योरेटिकली डिफाइन करें, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ये मैथमेटिकली भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर के लिए तो हमने कैसे डिफाइन किया इसको, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर का कंडीशन यूज किया है और उसके अकॉर्डिंग इसको हमने डिफाइन किया है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट देखना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं कि क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, चूँकि इसका यूज है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर हम करंट और एरिया का प्रोडक्ट कर दें तो वही क्या मिल जाएगा, हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। तो अगर हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसका डिफिनीशन फाइंड करने के लिए तो अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल m दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू I इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू I इंटू ए। अब अगर ये कोई लूप है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं, जैसे कि हमारा ये सर्कुलर लूप है इस तरह से, जिसमें डाउन साइड या फ्रंट साइड में है, जिसको पहले बताया गया है। तो अगर ये लूप में 1 टर्न है तो m इक्वल टू I इंटू ए खाली होगा। अगर ये सर्कुलर लूप जो है कंसिस्ट कैपिटल N टर्न्स, इफ लूप कंसिस्ट कैपिटल N टर्न्स, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट m है m इक्वल टू NIA हो जाएगा। मतलब n से भी उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें यहाँ मेन मैग्नेटिक मोमेंट का जो काम है वो किस लिए है, इसका डायरेक्शन देखने के लिए है। तो m इक्वल टू NIA। अब यहाँ से अगर हम इसका SI यूनिट लिखें तो कितना हो जाएगा, इट्स SI यूनिट इज क्या होगा, I इंटू ए मतलब एम्पियर इंटू ए मतलब एरिया, तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें इसकी SI यूनिट पता चल जाएगी। अब इसके बाद हमें इसका क्या है, डायरेक्शन देखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे देखेंगे। तो डायरेक्शन देखने के लिए जैसे करंट कैरिंग लूप है, तो अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। सेम इसी तरह अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें
इस करंट के अकॉर्डिंग इस सर्कुलर लूप के लिए, तो उसका भी डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ इसका डायरेक्शन देखना चाहें इस करंट करेंगे सर्कुलर लूप के लिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही डायरेक्टेड होगा। मतलब जैसे हम पहले से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते थे, सेम उसी तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन देखेंगे। जैसा करंट फ्लो होगा उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट का हम डायरेक्शन लेंगे। अगर हम जैसे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बदल दें, किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में, ये बैक साइड फ्रंट साइड इधर, तो करंट इस डायरेक्शन में कर दें, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो फील्ड का डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा और जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा है वो किस पे, करंट पे डिपेंड करेगा। तो हमें इसका यूज करना है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर कैसे होता है। अब कोई अगर रेक्टेंगुलर लूप है, जैसे इसमें करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इस तरह से हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं कि कैसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस करंट कैरिंग लूप क्या देख लिया हमने, मैग्नेटिक मोमेंट देख सकते हैं किधर होगा, क्रॉस सिंबल बना के हम क्या लिख दें यहाँ पे, यम, डाउनवर्ड। तो हमें एक रेक्टेंगुलर लूप के केस में ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखना होगा, जिसको हमें आगे यूज करना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इस केस में इस रेक्टेंगुलर लूप में मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, डाउनवर्ड है। अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, अपवर्ड आ जाएगा। तो क्लॉकवाइज जहाँ करंट है, एंटी क्लॉकवाइज इस लूप में करेंगे करंट को, तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। तो जहाँ पे अभी हमें देखना है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, इस रूल को हम फॉलो करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे। अब अगर हमें न्यूमेरिकल करना है मैग्नेटिक मोमेंट पे, तो इसके लिए हमारे पास दो फार्मूला, m बराबर I इंटू ए, करंट पता होना चाहिए और एरिया पता होना चाहिए। इसी तरह से हमारा अगर नंबर ऑफ टर्न भी दिया गया क्वेश्चन में, तो m बराबर n आई है, हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी देखना होगा, करंट भी देखना होगा और एरिया भी देखना होगा कितना दिया गया है। तो इस सबको मिला के हम मैग्नेटिक मोमेंट का क्या है, डायरेक्शन ये सब फाइंड कर लिए फिगर के अकॉर्डिंग, या इसी तरह हम मैग्नेटिक मोमेंट पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट सीधे सीधे है कि जैसे हम फील्ड का डायरेक्शन देखते थे अभी तक, सेम उसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन देखेंगे। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो करंट कैरिंग वायर या लूप के अकॉर्डिंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट तीनों करंट कैरिंग वायर के अकॉर्डिंग ही देखे जाएंगे। मतलब तीनों का डायरेक्शन देखने के लिए सिंपली एक ही रूल है और इसी रूल के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक मोमेंट का क्या है, डायरेक्शन देखेंगे। तो इस तरह से हमने ऐसा यूनिट देख लिया, इसका डिफिनीशन देख लिया और ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।